अब हम बात करते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज। बच्चों, नॉर्मल वेस्टेज क्या होती है? जब भी हम कुछ माल बनाते हैं तो कुछ माल खराब होता है, उड़ जाता है, टूट फूट जाता है, स्क्रैप हो जाता है। तो ये एक होता है नॉर्मल कि भैया ये सभी के साथ, केवल हमारे साथ नहीं सभी के साथ होगा। जो भी ये चीज बनाएगा और सबके साथ ये नुकसान होगा, तो उस लॉस को नॉर्मल लॉस कहते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जो चीज हमें पहले से पता होती है वो नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हम कभी भी पहले से नहीं पता लगा सकते। चोरी कितना होगा, आग कितनी लगेगी, हम पहले नहीं पता लगा। पहले से जो पता लगा सकते हैं वो नॉर्मल लॉस होता है। और नॉर्मल लॉस क्योंकि पहले से ही पता लगा पा रहे हैं और सबके साथ हो रहा है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा सबके साथ ही लॉस होगा, तो इस लॉस का पैसा हम अपने कस्टमर से वसूल कर सकते हैं ना। जैसे आप देखें आपने अपने घर में एक विंडो है, उसमें कांच का शीशा टूट गया है, आपने उसे चेंज कराना। अब शीशा चेंज कराने के लिए जब दुकान पर आप जाएंगे तो उस पर बहुत सारा कांच है, बहुत सारे कांच बड़े बड़े साइज के रखे हैं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ इधर उधर करते हुए टूट ही जाता होगा। तो उनको पता है कि 5% to 10% ब्रेकेज हो जाती है, तो वो क्या करेंगे, पहले से ही उसका मार्जिन लेकर चले और अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो भी नुकसान आपसे ही वसूल कर। इन द सेम मैनर, जैसे आप देखेंगे हलवाई पर जाएंगे, दुकान पर स्वीट शॉप पर जाएंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ मिठाई पड़े पड़े खराब हो जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे, या पुरानी हो जाएगी तो वो बेच नहीं पाएगा क्योंकि उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा। ऐसे बेकरी पे उसके पेस्ट्री केक कुछ ना कुछ खराब होते हैं बचे हुए, वो बेच नहीं पाता है। आप ग्रीटिंग कार्ड पहले चलते थे फिजिकल फॉर्म में, तो आर्चिज गैलरी वगैरह में आप देखें तो उसमें अब आपका हाथ गंदे है, मान लिया आप ढूंढ रहे हैं, आपने एक कार्ड निकाल के देखा तो व्हाइट कलर है और आपके हाथ काले हैं, तो वो काला हो गया। आपने देखा कोई नहीं देख रहा, चुपचाप रख दिया, वो बिकेगा थोड़ी ना, बेकार हो गया। ऐसे ही बार बार जो लोग हैं वो कार्ड निकाल के एनवेलप में डालते हैं, या एनवेलप फट जाता है, खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऐसे ही कपड़े की दुकान है, व्हाइट कलर का कपड़ा है, शर्ट कोई टंगी हुई है, आप उसको हाथ देखने कुछ गंदी हो गई, अब आप पैसा खर्च करके नया चीज ले रहे हैं, तो वो गंदी चीज थोड़ी ना खरीदेंगे आप। तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है, लेकिन वो नुकसान अगर हमें पहले से पता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल लॉस। उस नॉर्मल लॉस को जब हम हटा देते हैं इनपुट में से, तो उसे हम नॉर्मल आउटपुट बोलते हैं। और नॉर्मल कॉस्ट में हम इसकी कॉस्ट को कैसे बढ़ाते हैं, समझो। प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, हमने 9,000 रुपए का खर्चा किया, ठीक है, 9,000 रुपए का खर्चा किया, 100 यूनिट लगाई 9,000, तो एक यूनिट कितने की हो गई, 90 रुपए की। मान लिया नॉर्मल लॉस है 10, उससे कुछ नहीं मिल रहा, तो हम क्या कहेंगे, हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगी कॉस्ट, वो कितनी जाएगी, तो हम कहेंगे कि हमारी 90 यूनिट 9,000 की है। तो एक यूनिट कितने की है, 100 की, जबकि लगाई कितने की थी, 90 की, कोई और खर्चा हुआ भी नहीं, तो 90 रुपए का हमने 100 रुपया केवल लॉस की वजह से बढ़ा दिया। तो ये टेक्निक होती है। एबनॉर्मल लॉस में क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस में ये जो है ना, ये हम यहाँ पर लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस में कि उसकी कॉस्ट क्या है, और उसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो उतनी ही रहती है, 90 रुपए ही रहेगी। उसका रीजन है एबनॉर्मल लॉस सबके साथ नहीं हो रहा है, तो कस्टमर उसका पैसा हमें नहीं देगा। आप किसी दुकान पर जाएं और वहां पर वो आपको 5 या 10 गुना आपसे पैसा मांगे कि हमारे यहाँ चोरी हो गई थी, तो आप उसे पैसा नहीं देंगे 5 से 10, है ना। तो नॉर्मल लॉस में अमाउंट हम खाली छोड़ देते हैं, या अमाउंट वो लिखते हैं जो बिकने से मिल रहा है, नॉर्मल स्क्रैप वगैरह से जो पैसा मिल रहा है। अदरवाइज एबनॉर्मल लॉस में पूरी कॉस्ट लिखते हैं। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, मैंने क्या लिखा था यहाँ, बाय नॉर्मल लॉस, अभी अभी, है ना। तो नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या बन गई, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू, तो नोट कर लीजिए। लेकिन ये तभी एंट्री बनेगी जब हम इसे कुछ बेच रहे हैं या सेलिंग प्राइस है। अदरवाइज हम शो करने के लिए, यूनिट को कम करने के लिए नॉर्मल लॉस लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस,
अगर बिक नहीं रहा है तो यहाँ क्या लिखा है, फॉर सेल वॉल्यूम, सेल वैल्यू के लिए हम इसको लिखते हैं, जितने में बिकेगा, कबाड़ में जितने में बिकेगा उसके लिए एंट्री हो, बन गई है एंट्री। अब जो बिकेगा तो कैश मिलेगा ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, क्योंकि इतने भी एंट्री बनाई थी उतना ही मिलेगा। 10 रुपए से पिछली एंट्री है तो 10 मिलेगा, 20 से है तो 20, जितना मिलना उसी से एंट्री बनाई थी ना पिछली। तो ये दो एंट्री है नॉर्मल लॉस से रिलेटेड, ठीक है। नॉर्मल लॉस अकाउंट ऐसा दिखाई देगा, हमें ये भी नोट कर लीजिए क्योंकि हम बनाते हैं इसको। तो डेबिट में क्या आता है, टू प्रोसेस यूनिट और सेलिंग प्राइस, और बाय कैश नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। अब जैसे लॉस इन वेट होगा, लॉस इन वेट का मतलब ये है कि वो बिक नहीं रहा है किसी भी प्राइस में। लॉस इन वेट को आप बेच ही नहीं सकते। आप 10 किलो लगाया, आउटपुट 9 किलो आया, 1 किलो उड़ गया, वेस्ट हो गया, ऐसा जो बेच ही नहीं सकते हैं। तो वो अपने आप जब हम अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखेंगे, क्लोजिंग प्रोसेस अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखेंगे, तो वो सब आ जाएगा हमारे पास। या हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बता रखा होगा ओपनिंग स्टॉक कितना है, इतना इनपुट करा, इतना आउटपुट है, तो वो बैलेंसिंग फिगर लॉस इन वेट आ जाएगा। वो अभी हम निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो प्रोसेस ए बनाएं। फॉर्मेट आपको मैंने बता ही दिया था। तो यहाँ पर लिखा है प्रोडक्शन हुई है प्रोसेस ए में 36,000 यूनिट्स, और कुछ नहीं बताया लगाया कितना है, कितना ओपनिंग है, कितना क्लोजिंग है, कितना वेस्टेज है, कुछ नहीं बताया। बस ये बोला कि आउटपुट है 36,000 यूनिट। तो इसका मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं इनपुट भी 36,000 यूनिट ही होगा, तभी आउटपुट है, और कुछ तो हमें बताया नहीं। तो टू वेजेस एंड मटेरियल, तो जहां मटेरियल होता है वहीं पर हमारा इनपुट होता है। तो यूनिट्स हम कितना मानते हैं, जितना आउटपुट हुआ है ना, और ये 30,000 रुपीज में हमने इनपुट कर दिया है, ठीक है। ओवरहेड से वर्क ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 के, बस हमारा प्रोसेस अकाउंट बन गया है 36,000 यूनिट्स, 36,000 रुपीज की बन गई है। तो इसका मतलब नेक्स्ट प्रोसेस बी में जो ट्रांसफर होगा तो 36,000 यूनिट्स 36,000 रुपीज में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस बी की। प्रोसेस बी में प्रोसेस ए से ट्रांसफर होकर पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट्स, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और पिछले प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। 1 रुपए आ जाएगी पिछली प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट। 36,000 यूनिट है, 36,000 रुपीज की है, तो 1 रुपया पर यूनिट है, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, हमारा जो माल बनता है वो माल बन के अगले प्रोसेस में चला जाता है। अगर कोई माल बच गया, क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक 3 टाइप का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, है ना। और 1,000 जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, ये रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, या फिनिश गुड्स है। देखो, अगर प्रोसेस ए में या प्रोसेस बी में कोई माल बन के तैयार हो गया तो प्रोसेस सी में चला जाएगा, यहाँ क्यों रखा होगा, इसका मतलब फिनिश गुड्स तो है नहीं। अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो हमें बताया जाएगा कितने % कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, या वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं है। इसका मतलब जो माल रखा हुआ है ये अभी इस पे काम शुरू ही नहीं हुआ है, और ये क्या है,
रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्रोसेस बी के पास, प्रोसेस ए से। और जो प्रोसेस ए है वो 1 रुपए का पीछे इस बार, या तो हमें बताया जाए ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है, तो ठीक है। नहीं बताया तो हम यही तो मानेंगे प्रोसेस ए से आया है, और ये बताया नहीं पिछली बार कितने का आया था, तो यही मान ले 1 रुपए का ही आया होगा। तो 1 रुपए के हिसाब से इसको वैल्यू करना है। ये इंपॉर्टेंट बात समझने की। ये रॉ मटेरियल है, पिछले प्रोसेस से आया है, इसका प्राइस नहीं दिया, तो जो पिछले प्रोसेस की कॉस्ट है वही प्राइस ले लेंगे। बस इस मेन क्वेश्चन में यही बात थी। टू प्रोसेस ए 36,000 यूनिट्स, 36,000 रुपीज, ठीक है। और वेजेस एंड मटेरियल 12,000 रुपए, टू वर्क ओवरहेड 5,150, ठीक है। इसके बाद बाय, अब देखो हमें प्रोडक्शन दे रखी है, अभी मैं थोड़ा सा हिसाब लगाऊं। बाय प्रोसेस सी में जाएगा ना जो माल बन जाएगा, और माल जो बन गया है वो है 37,500। कितने का है अभी देखते हैं। एक लाइन छोड़कर मैं लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो हमें 1000 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम टोटल करें तो क्वांटिटी का टोटल 40,000 है डेबिट में, और क्रेडिट में है 38,500। तो हमारे पास जो है यूनिट कितनी गायब हो गई? 1500 यूनिट। वो कहाँ गई? तो लॉस इन वेट बाय लॉस इन 1500 यूनिट। अब जो 1500 यूनिट है उसका प्राइस कुछ है नहीं, क्योंकि वो लॉस इन वेट है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है? रॉ मटेरियल, जैसा मैंने बताया, तो वो 1 रुपए के हिसाब से ही वैल्यू होगा, 1000 रुपए का। तो टोटल अमाउंट का क्या आया? अमाउंट का टोटल क्या है? तो 56,250 रुपीज में ये ट्रांसफर होगा प्रोसेस बी से सी में, और बी की कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 56,250 डिवाइड बाय 37,500। कितना? 1 रुपये 50 पैसे। हम्म, ये प्रोसेस बी की कॉस्ट हो गई, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसी तरीके से प्रोसेस सी अकाउंट। अगर ये लॉस इन वेट की बजाय इसका कोई सेलिंग प्राइस दिया होता, हम्म, तो ये बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली कम हो जाती ना। भाई मान लिया यहाँ 1000 लिखा होता तो ये 55,250 हो जाता। तो अपने आप अगर कुछ पैसा हमारे पास आ रहा है तो माल की कॉस्ट तो कम हो रही है ना, तो अपने आप कम हो जाएगी। रॉ मटेरियल है ना, इस पे काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी प्रोसेस ए से आया था, ए से आया था, ए से आया माल, इस पे काम शुरू ही नहीं हुआ, ऐसे ही रखा है। मैंने कहा ना वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स तो हो ही नहीं सकता। तो हो गया तो फिर तो सी में जाएगा ना वो, बी में क्यों रखोगे आप? ये क्या रखा है ना, प्रोडक्शन हुई है इतनी, माल इतना बना है 37,500, सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया हमने। जो माल बनना है वो तो ट्रांसफर कर दिया, तो माल बनने के बाद हम अपने पास क्यों रखेंगे उसे? हाँ, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक
अब इसका जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 16,500 यूनिट। ये हम ₹1.50 के हिसाब से वैल्यू करेंगे कि पिछले प्रोसेस से आया हुआ है। टी के पास तो बी से आया होगा ना, तो ₹1.50 के हिसाब से वैल्यू होगा। तो कितना हो गया? 24,750 टू प्रोसेस बी 37,500, 56,250 का है, और टू वेजेस एंड मटेरियल 29,250 टू वर्क ओवरहेड 6,000 बाय फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में 48,000 यूनिट्स गई हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में 5,500 यूनिट है, अगेन ₹1.50 के हिसाब से होगी। तो 5,500 यूनिट ₹1.50 के हिसाब से कितने की हो गई? तो टोटल हमारे पास यूनिट्स कितनी आ गई? 54,000। और वेस्ट कितनी हुई है? हम्म और टोटल कॉस्ट, प्रोसेस सी की कॉस्ट कितनी आ रही है? और नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर हो रहा है वो अमाउंट कितना आ रहा है? 1,08,000। कॉस्ट पर यूनिट 1,08,000 डिवाइड बाय 40.25।